नमस्कार दोस्तों, मतपथ न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और एक बार फिर से दिल्ली के चुनावों की गर्मा गर्म चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ एक इशारा किया था कि किस तरह से दिल्ली भाजपा में एक असंतोष की भावना पनप रही है। हालांकि उस वीडियो में चूंकि मैंने ओवरऑल एक चर्चा करी थी कि कैसे आम आदमी पार्टी में भी बाहर से नेताओं का आना जाना चल रहा है और बीजेपी में भी बाहर के नेताओं का आना जाना चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी आने वाले चुनाव में जो अभी फरवरी में संभावित चुनाव है दिल्ली विधानसभा का, उसमें एडवांटेज कांग्रेस भी हो सकती है। यानी कांग्रेस जो आज जीरो पर खड़ी है, इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में मैं ये तो नहीं कहता वो सरकार बनाएगी, लेकिन उसको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है या हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर हम बात करें, हालांकि इस वीडियो का मेन विषय जो है वो भाजपा में, दिल्ली भाजपा में पनप रही जो कार्यकर्ताओं में और मंडल और जिला स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जो पनप रही है, जो ज्वालामुखी धधक रही है, जो एक उनके अंदर एक आग सुलग रही है कि भाई वो किस तरह से बाहरी नेताओं को अपने ऊपर झेलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप आम आदमी पार्टी, जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज की एक नीति पर अमल करते हुए एक पहली लिस्ट जारी करी 11 प्रत्याशियों की, अब कल फिर से उन्होंने शायद 17-18 कुछ कैंडिडेट अपने डिक्लेयर किए, 19 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। तो अगर उनके कैंडिडेट्स के ऊपर लिस्ट डालें तो पहली लिस्ट की तो मैं अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं, उसमें भी 11 में से 6 लोग आम आदमी पार्टी के आयातित हैं। चाहे वो भाजपा से गए हुए पूर्व विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनिल झा हो, और भले ही कांग्रेस से लगातार चुनाव की हताशा झेल रहे मटियाला के सुमेश शौकीन हो, जो इस आशा में आम आदमी पार्टी का दामन पकड़कर बैठ गए कि शायद इस बार आम आदमी पार्टी के सहारे या झाड़ू के ऊपर बैठकर उनकी वैतरणी पार हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी लिस्ट आई है, उसने जो पहली लिस्ट की जो एक क्वेश्चन मार्क खड़े हुए थे उसके ऊपर एक कहते हैं दोबारा से मोहर लगा दी, एंडोर्समेंट कर दिया है कि आप देखिए कि वो आम आदमी पार्टी जो कि दावा करती थी कि विदेशी अखबारों में फ्रंट पेज पर यहां की शिक्षा प्रणाली के ऊपर आर्टिकल छपते हैं और यहां की शिक्षा प्रणाली दिल्ली सरकार की अद्भुत है, उस शिक्षा प्रणाली के, उस शिक्षा सो कॉल्ड शिक्षा क्रांति के जो प्रणेता थे, जो मशाल वाहक थे, मनीष सिसोदिया, वो मनीष सिसोदिया जो लगातार पिछले 3 चुनाव 2013 का, 15 का, 2020 का चुनाव पटपड़गंज सीट से जीते थे, वो अपनी सीट छोड़कर भाग गए। जी हां, मैं भाग गए शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि 2020 का चुनाव भी वो बड़ी मुश्किल से शायद 3000 कुछ मतों से बहुत मुश्किल जीत पाए थे। तो उन्होंने एक सेफ सीट, जंगपुरा सीट की ओर अपना प्रस्थान कर लिया है। और मजे की बात यह है कि शिक्षा की फील्ड से ही जुड़े हुए अवध ओझा, जो अभी अभी पार्टी में आए हैं और आते बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, वो अवध ओझा अब पटपड़गंज सीट की कमान संभालेंगे और वहां से भाजपा या कांग्रेस जो भी उनके प्रत्याशी होंगे उनके साथ वो लड़ाई लड़ेंगे। यहीं पर साथ ही आप इस लिस्ट के ऊपर नजर डालो तो राखी बिड़लान, आपको वो खतरनाक सी हंसी याद है दिल्ली विधानसभा में जब कश्मीर फाइल्स का और कश्मीर में हो रही हत्याओं के सिलसिले के ऊपर लगातार एक कंट्रोवर्सी दिल्ली के मीडिया में और नेशनल मीडिया पर चली थी। तो उस समय अरविंद केजरीवाल का एक बहुत फेमस भाषण था दिल्ली विधानसभा के अंदर, जिसमें राखी बिड़लान ने एक बड़ी विभत्सी, माफी के साथ मैं ये शब्द यूज करना चाहूंगा, क्षमा याचना के साथ ये यूज करना चाहूंगा ये शब्द, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, वो विभत्स सी हंसी वो आज भी दिल्ली की जनता को याद है किस तरह से राखी बिड़लान। तो वो राखी बिड़लान जो लगातार अरविंद केजरीवाल की नजदीकी नेताओं में से एक थी, बड़ी प्रभावशाली विधायक थी, मंगोलपुरी से लगातार जीतती हुई आ रही थी, वो भी अपनी सीट छोड़कर भाग गई हैं और वो आई हैं मादीपुर। दोस्तों, विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, सीटें बदलना, अदला बदली करना, ये एक रूटीन है, ये एक राजनीति का एक पार्ट है। भाजपा ने भी अपने
बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। एकदम से सारी की सारी उन्होंने विधानसभा की विधानसभा बदल दी और कई उन्होंने विधायकों के सांसदों के टिकट काटे। ये प्रयोग अमित शाह और मोदी के जमाने के बाद लगातार हो रहे हैं। लेकिन जिस तर्ज पर, जिस तरह से एक भगदड़ मस्ती सी दिखी है आम आदमी पार्टी की लिस्ट के माध्यम से, अगर आप उसका गहराई से अध्ययन करना चाहेंगे तो वो ये एक संकेत दे रही है कि वो आम आदमी पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल जो एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 2013 में आए और 2015 और 20 में उनकी एक सुनामी आती है और कांग्रेस में पूरी निस्तोनाबूत हो जाती है। भाजपा भी 2015 में केवल 3 सीटें जीतती है, 2012 में 20 में केवल 8 सीटें जीतने में कामयाब हो पाती है। तो इतनी भारी प्रचंड जीत के प्रणेता जो थे, जो उसके ध्वजवाहक थे, माननीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, उनकी ये जो लिस्ट आई है, वो लिस्ट ये शो करती है कि आम आदमी पार्टी में घबराहट अंदर तक घुसी है, बेचैनी अंदर तक घुसी है, एक डर का आलम है, एक हार का फोबिया आम आदमी पार्टी के ऊपर हावी हो चुका है। उसको इस बात का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का उनके पास ऐसा आत्मबल नहीं है जिसके आधार पर वो कन्विक्शन के साथ कह सकें कि आने वाला दिल्ली विधानसभा के चुनाव वो जीतने जा रहे हैं और पुनः आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो अब जबकि ऐसा माहौल है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, कांग्रेस अभी कहीं है ही नहीं, तो ऐसे में वो भाजपा जिसको कि अभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए था, हालांकि प्रथम दृष्टया ऊपरी आवरण के तौर पर देखें तो भाजपा बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है, कह रही है, उसके नेता दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जाएंगे, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन साहब ये ऊपरी हवा है, ये ऊपरी नेताओं के एक किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो बयानबाजी होनी चाहिए अपने आप को आगे दिखाने की, ये वो बयानबाजी है। असली हालात अगर आप देखें तो अगर आप भाजपा के जिलों के ऊपर नजर डालें, भाजपा के मंडलों के ऊपर नजर डालें, भाजपा की समिति स्तर के ऊपर नजर डालें, तो कहने को बहुत बढ़िया और बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर भाजपा का बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से एक भाजपा के कार्यकर्ता में आज एक भावना घर कर गई है कि हमारे नेता, हमारी हाईकमांड कर क्या रही है। कल तक जिन लोगों को हम लोग या वो नेता, कांग्रेस के नेता या बाहर के नेता हमें गरियाते थे, आज हमें उनको माला पहनाने को कहा जा रहा है, वो हमारे सिर पर बिठाए जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी सीट हो, अगर कोई ऐसी राजनीतिक कोई इक्वेशन बन रही हो जहां पर कि बाहर का व्यक्ति आ रहा है और अपने साथ कुछ हजार वोट लेकर आ रहा है, अपने साथ कुछ एक ऐसी पॉसिबिलिटीज ला रहा है, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी ला रहा है जो कि पार्टी को स्ट्रेंथन करे, कार्यकर्ता को स्ट्रेंथन करे, जीत की संभावनाओं को बढ़ाए, तब तो स्ट्रैटेजिकली उस मूव का स्वागत होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि भाजपा जिस तरह से और जिस प्रकार के लोगों को लगातार अपने अंदर समाहित करती जा रही है, ना केवल उनको टिकट की लाइन में लगा रखा है, संगठनिक ढांचों में, संगठनिक मीटिंग्स में और उन कमेटियों में जो कि पॉलिसी डिसीजन लेने वाली हैं, उन समितियों के अंदर जिस तरह से बाहर वालों को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाया है भाजपा ने, वो एक ऐसी भावना, एक ऐसी हीन भावना भाजपा के कार्यकर्ता में प्रत्यारोपित करती जा रही है, एक ऐसी भावना जगा रही है कि भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव के समय घर बैठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि जब चावल पकता है तो 2 दाने भी उठाकर देख लेता है, कोई अनुभवी कुक जो होता है, शेफ होता है, वो बता देता है कि भाई चावल कितना गला, कितना क्या है। तो ये जो कार्यकर्ताओं के अंदर ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ये जो रोष का, उसकी वानगी अगर आपने देखनी हो तो मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहूंगा दिल्ली में शादरा जिला, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। शादरा जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, तो अभी जब 4 मई 2024 को, यानी कि लोकसभा चुनाव
25 मई को दिल्ली में वोट डाले, 4 मई या 5 मई को दिल्ली कांग्रेस के 5 दिग्गज नेता वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। उसमें से 2 नेता यमुना पार के हैं और 2 नेता जो यमुना पार के, उसमें भी वो शाहदरा जिले में पड़ने वाली 2 विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अरविंदर सिंह लवली जो गांधीनगर विधानसभा से थे और नसीब सिंह जो कि विश्वासनगर विधानसभा को किसी समय पर रिप्रेजेंट करते थे। ये 2 नेता लोकसभा चुनाव के समय लोकसभा चुनाव के वोट डालने से 20 दिन पहले भाजपा ज्वाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई पार्टी किसी नेता को अपने यहां लेती है, अपने में समाहित करती है, तो वो ये चाहती है कि वो अपने साथ कुछ पॉजिटिविटी लाएगा, कुछ और 1000 वोट हमारे यहां लेकर आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि वो अरविंदर सिंह लवली और नसीब सिंह जो इस दिल्ली की लोकसभा सीट में वोट डालने से 20 दिन पहले आते हैं, तो लोकसभा का रिजल्ट क्या रहता है? भाजपा जीती 2024 का चुनाव, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब पूर्वी दिल्ली लोकसभा में, मैं आपको आंकड़ों सहित बता रहा हूं अपनी बात, कुल 12,58,195 वोट डले थे साहब। उन 12,58,195 वोटों में भाजपा को मिले थे 6,96,158 वोट भाजपा को मिले, यानी कि कुल वोटों का 55.35%, यानी लगभग 56% वोट भाजपा को मिले थे। 2019 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय यही अरविंदर सिंह लवली भाजपा के प्रत्याशी के विरुद्ध कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े और इनको मिले थे मात्र 3,04,934 वोट, मात्र 3,04,934 वोट इनको मिले थे। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा अंतर उस समय पर था। हालांकि आतिशी जो की मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, वो भी चुनाव लड़ी थी, उनको भी 2,19,528 वोट मिले थे। लेकिन फिर भी आप देखिए भाजपा के 6,96,000 के मुकाबले इन दोनों प्रत्याशियों को मिलाकर 5,24,262 वोट मिले थे साहब। ठीक है, फिर चुनाव से जस्ट पहले लवली भाजपा ज्वाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली भाजपा की अपेक्षा रहेगी कि भाई आपका ही अपना इलाका है, नसीब सिंह का आपका अपना इलाका है, भाई कुछ तो वोट बढ़ाओगे। लेकिन कितने वोट बढ़े या घटे? वोट घटे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले 6,64,819 वोट, यानी कि कुल 52.59%, यानी कि पिछली बार से लगभग 4% वोट कम मिले। तो अब आप खुद सोचिए कि भाजपा कहां खड़ी है साहब। अरविंदर सिंह लवली और नसीब सिंह के आने का क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। अब यही दोनों को भाजपा बड़ा हॉटली, बड़ा बहुत जिसको कहते हैं बड़ा सीरियस नोट पर कंसीडर किया जा रहा है कि नसीब सिंह लड़ेंगे विश्वासनगर और लवली को लड़ाया जाएगा गांधीनगर। 2008, 2003, 1998 ये तीनों चुनाव लवली पहले से ही गांधीनगर का जीत चुके हैं। 2013 में भी लवली कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, जीते। लेकिन 2015 में जब उन्होंने देखा भाई हवा बदल रही है, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। वो चुनाव नहीं लड़े गांधीनगर का साहब। लेकिन 2015 में उनके ना लड़ने का कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने हारना था, वो हारी, भाजपा सेकंड नंबर पर आनी थी, आई। फिर आता है जी 2020 का गांधीनगर का विधानसभा चुनाव। वहां पर फिर से एक बार अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाते हैं और वो सीट आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं। 42.64% वोट लेकर भाजपा गांधीनगर का वो चुनाव 2020 का जीतती है, जिसको कि अरविंदर सिंह लवली हारते हैं मात्र 19% वोट लेकर। यानी 2020 का बंदा गांधीनगर का चुनाव हार रहा 19% वोट लेकर, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके आने के बावजूद भी भाजपा के नंबर ऑफ वोट्स कम हो रहे हैं। लेकिन भाजपा कहते हैं नहीं, आइए आइए लवली जी, आपका स्वागत है। ठीक है भाई, अब बात कर लें साहब नसीब सिंह की। ये भाई नसीब सिंह जी ये 3 बार विधायक रहे विश्वासनगर विधानसभा से। कब? 1998 में, 2003 में, 2008 में। ये तीनों वो ऐसी असेंबलीज थी जबकि
शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। ये उनके बहुत करीबी थे, मंत्री का दर्जा भी इनको मिला हुआ था। लेकिन जब 2013 का चुनाव आया और अरविंद केजरीवाल की आंधी और तूफान दिल्ली के अंदर चलना शुरू हुआ, तो उसके बावजूद भी जब 2013 में भाजपा नसीब सिंह को एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भारी अंतर से हराने में कामयाब रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासनगर विधानसभा जीती 38% वोट लेकर, और नसीब सिंह को हार मिली और कांग्रेस को मिले केवल 31% वोट। यानी कि हार का अंतर भी कोई छोटा मोटा नहीं था। विधानसभा में 7,799 7799 के अंतर से नसीब सिंह ये चुनाव भाजपा से हार जाते हैं। फिर आता है जी 2015 का विधानसभा चुनाव। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो जो अरविंद केजरीवाल नाम की आंधी थी वो सुनामी बन चुकी थी, दिल्ली की राजनीति पर उसका कब्जा हो चुका था और कांग्रेस के वैसे ही पैर उखड़ चुके थे, और बाकी जो बचे खुचे पैर थे वो कांग्रेस ने खुद मोदी को हराने के चक्कर में प्लेट में सजाकर अरविंद केजरीवाल को सौंप दी थी दिल्ली की सत्ता। तो 2015 में इस आंधी के बावजूद भी विश्वासनगर विधानसभा की जनता ने भाजपा को 45% वोट दिया और उसको विजयश्री दिलवाई। और यही नसीब सिंह साहब, जिनको भाजपा भी पल के पावड़े बिछा के अपने अंदर समाहित कर चुकी है, ये तीसरे नंबर पर लुढ़क गए साहब। तीसरे नंबर पे मात्र 16% इनको वोट मिले। जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी आए आम आदमी पार्टी के, वो हारे 10,000 के अंतर से। आप खुद सोचिए कि नसीब सिंह कितने बड़े अंतर से उस चुनाव को हारे होंगे, इसका फैसला आप खुद कीजिए। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव आया। यहां पर डर के मारे, हार के डर से नसीब सिंह मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और वो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ते कांग्रेस की तरफ से। एक बार फिर से विश्वासनगर विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और वो फिर 2013 2015 से भी बड़े, दोनों चुनावों से बड़े अंतर से यह चुनाव जीती है 16,457 वोट से साहब, और उसको वोट मिलते हैं 52%। यानी कि आप देखिए भाजपा का ग्राफ उत्तरोत्तर बढ़ता है। 2013 में 38%, 2015 में 45%, 2020 में 52%। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उसी सीट से 3 बार लड़े हुए, हारे हुए, तीसरे नंबर पर आए हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को वेलकम करती है, अपने पास लाती है। किस नीति के तहत लाती है इसका पता केंद्रीय नेतृत्व को होगा, या जो बातें सुनने में आती है उसके तार कहीं ना कहीं राजभवन, दिल्ली के राजभवन से जाकर जुड़ते हैं कि क्यों अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नीरज बसोया, अमित मलिक और नसीब सिंह इतनी गर्मजोशी के साथ भाजपा के मंच पर आए, भाजपा की समितियों में आए। इनको लेकर भाजपा की क्या कार्य योजना है ये तो भाजपा के बड़े नेताओं को पता होगा, दिल्ली के राजभवन में जानकारी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा का वो निरीह कार्यकर्ता, जिसको कि नेता लोग अपने हर भाषण की शुरुआत में देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, वो देवतुल्य कार्यकर्ता जिसने कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ काम करके पार्टी को जिताया और पार्टी ने उसको माना, वो कार्यकर्ता आज अगर अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, इस बात से अपने को बहुत कुंठित महसूस कर रहा है कि भाजपा अपने किसी कार्यकर्ता को, संघ के किसी कार्यकर्ता को आंख मूंद के जिसको मर्जी टिकट दे दे, भाजपा का कार्यकर्ता उसको जिताकर भेजने में सक्षम है। लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से आयातित कार्यकर्ता, वो भी उन सीटों पर कार्यकर्ता जहां की भाजपा को किसी बाहर के बंदे की जरूरत ही नहीं है, वो जो आकर सिर पर बैठे हैं, क्या वो भाजपा को जीत दिला पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए। दिल्ली का हो या देश के किसी भी हिस्से का हो, भाजपा का कार्यकर्ता जिसकी जड़ों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिए हुए संस्कार हैं, आरएसएस का दिया हुआ अनुशासन है, वो भले ही मुंह से कुछ ना बोल पाए, भले ही बगावत ना कर पाए, लेकिन वो अपनी इस कुंठा को चुनाव में घर में बैठकर जरूर निकाल सकता है, जिसका खामियाजा
आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा को भुगतना होगा। एक जीती हुई बाजी भाजपा हार सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा विश्लेषण, मेरी राय जो मैंने आज इस वीडियो में व्यक्त की, अगर आप उससे सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यहां तक इसको दिल्ली प्रदेश की भाजपा के सब कर्णधारों और केंद्र के सभी कर्णधारों तक पहुंचाइए, ताकि भाजपा, दिल्ली भाजपा के छोटे कार्यकर्ता की आवाज, जो समिति स्तर का कार्यकर्ता है, मंडल स्तर का कार्यकर्ता है, जिला स्तर का कार्यकर्ता है, उसकी आवाज केंद्रीय नेतृत्व तक, गृह मंत्री अमित शाह जी तक और पार्टी के बड़े कर्णधारों तक पहुंच पाए। आपसे चलते चलते फिर से प्रार्थना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।